भी नहीं है। पीआई क्यों नहीं है? पीआई इसलिए नहीं है क्योंकि सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया है। सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया तो स्टेडी स्टेट पे वैल्यू सोर्स डीसी सोर्स उसको फोर्स कर देगी टू रीच इट्स स्टेडी स्टेट। आंसर ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए स्विचिंग से पहले इनिशियली करंट की वैल्यू स्विच क्लोज होने के बाद भी ये सोर्स से जुड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार मैं सॉल्व करने से पहले बता रहा हूं कि क्या होगा। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंपॉर्टेंट है आज का सेशन क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे किन के लिए होंगे भाई, स्पेसिफिकली देखिए, क्वेश्चन फुल लेंथ सॉल्व करेंगे आज हम लोग, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि कैसे इसके सवाल पूछे जाते हैं और इसको डील करने का एक बेसिक तरीका क्या है। तो ये तो मुझे लगता है सभी को देखना चाहिए, जो बच्चे एजे की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी। लेकिन एजे वाले बच्चे जो हैं वो इस मेथड को आगे फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको आगे चल के मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट सीखने से पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले अच्छे से समझना जरूरी है। तभी जब शॉर्ट मेथड आपको मैं बताऊंगा तो वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग डेफिनेटली इसको फॉलो करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आरएल सर्किट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ट्रांजिएंट्स के, वो लेने वाले हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस बुक से है और कुछ क्वेश्चंस अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, कोशिश करूंगा आरएल सर्किट से जुड़े हुए वाइड वैरायटी को हम लोग कवर करेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आखिरी में आपको, उसको जरूर से सॉल्व करिएगा। शुरू करते हैं बिना देरी के। तो न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट्स हमारा टॉपिक है, और इसके न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आप जाएं उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ों का रिवीजन करवा देता हूं, या कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिखवा देता हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। पहले से आपको कौन कौन सी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। आई होप ये पूरी सीरीज आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक इस पूरे हफ्ते में हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, और जहां पर भी डाउट होगा मुझसे पूछते जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं कनेक्टेड है तो टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो जाइएगा। ऊपर आई बटन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं सेंड कर दूंगा, साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सर इसके अंदर कोई रूल्स है क्या, कि हमको क्वेश्चन सॉल्विंग से पहले कौन कौन सी चीजों का पता होना चाहिए। यस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये कुछ कंडीशंस पे लागू होगा। कौन कौन से कंडीशंस पे? क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग यही सब बेसिक चीजें मिस कर देते हैं। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट तो देख लेते हैं, बट उसका बेस क्या है। जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको करवा रहा हूं। हो सकता है कि इससे मिलता जुलता लेकिन कोई दूसरा सर्किट आएगा, हो क्या सकता है यही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास मेथड क्लियर है, एक सेट ऑफ रूल्स आपको पता है कि मुझे इस तरीके से आगे अप्रोच करना है, तो हर क्वेश्चन बना लोगे आप, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ करा रहा हूँ सिर्फ वही बनेगा, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने के समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज ड्रॉ द सर्किट एट t0 प्लस। देखिए, t इक्वल टू 0 पे कोई ना कोई इंसिडेंस जो है वो हो रहा होगा, ऑकर हो रहा होगा, है ना। स्विच क्लोज हो रही होगी, स्विच ओपन हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा t इक्वल टू 0 पे। हम लोग नॉर्मली देखिए क्वेश्चंस में देखते हैं ना कि भाई स्विच पे ऐसा कुछ बना होता है और यहाँ पे लिखा होता है t इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आपकी पूरी सर्किट जो है वो ऐसे लगी होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन हो रहा है, यानी कि इनिशियली सर्किट जो है वो सप्लाई से कनेक्टेड था, आपका इंडक्टर सप्लाई से कनेक्टेड था। तो स्विच ओपन होने के बाद, जस्ट आफ्टर द इंस्टेंट द स्विच इज ओपन, उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग बात करेंगे t इक्वल टू 0 प्लस पे। तो सर्किट जब भी ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट होने के बाद का आप सर्किट जो है उसको ड्रॉ करिएगा आपके एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है। चलिए, अब सेकेंड पॉइंट में क्या होना चाहिए, तो ड्रॉ द सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस हो गया। फाइंड इनिशियल कंडीशन, फाइंड द इनिशियल कंडीशंस। जैसे अगर इंडक्टर का केस है, आरएल सर्किट है,
तो आप I0 माइनस फाइंड कर रहे होंगे या I@0 फाइंड कर रहे होंगे पहले तो, और V@0 फाइंड कर रहे होंगे। ये इनिशियल कंडीशंस होंगी, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में आप लोगों ने देखा भी है इसके एक्सप्रेशन बनाने के समय कि हमको इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो Vc0 प्लस और Vc0 कैपेसिटर है तो Vc0 प्लस, और करंट है तो IL0 प्लस। ये दोनों इनिशियल कंडीशंस या इंस्टेंट्स के डेटा को हमको सॉल्व करके रखना होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ क्या सभी में टाइम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट एंड इसके साथ ही ईदर एल इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट एज गिवन। ये सब मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी तक इस हफ्ते हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा हुआ है। अब आने वाले वीक में हम लोग, यानी कि नेक्स्ट वीक से, आज तो चलो संडे को हम लोग ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है। अब सेकंड ऑर्डर वाला पोर्शन शुरू होगा, आरएलसी का पोर्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टाइम कांस्टेंट टाउ जब हमको निकालना होता है तो आरसी सर्किट के केस में टाउ इज इक्वल टू आरसी, और एलआर सर्किट अगर गिवन है आपको तो यहाँ पे एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में आपको डेटा निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको आर इक्विवेलेंट तो वैसे भी फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में इंडक्टर है या कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग इनका इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूं, टाउ इज इक्वल टू आरसी फॉर आरसी नेटवर्क एंड टाउ इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट फॉर आरएल सर्किट। तो चूंकि हम लोग आज आरएल सर्किट के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए ये सिचुएशन आपको दिखाई देगी बार बार। ठीक है, ये वाला सिचुएशन ना ज्यादातर आपको आज दिखेगा। तो ये दो कंडीशंस हमको पता रहे। ठीक है, यहाँ पे IL0 प्लस एंड VC0 प्लस ये दोनों हम लोग फाइंड करेंगे। T इक्वल्स टू 0 प्लस का सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या इसके अलावा और कोई पॉइंट हमको ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, इनिशियल वैल्यू जैसे आपने फाइंड किया वैसे ही फाइंड VC एट इंफिनिटी एंड IL एट इंफिनिटी। फाइनल वैल्यूज भी पता करके रखिएगा। ठीक है, इसको भी कैलकुलेशन आपको करना ही होता है। ठीक, तो VC एट T इक्वल्स टू इंफिनिटी, और VC मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और करंट अक्रॉस इंडक्टर या करंट थ्रू इंडक्टर। ठीक है, एट टाइम T इज इक्वल्स टू इंफिनिटी लॉन्ग आफ्टर द इंसिडेंस हैज टेकन प्लेस। इंसिडेंस अभी हुआ, उसके बहुत देर के बाद क्या सिचुएशन होगी सर्किट में, उस समय की करंट या वोल्टेज जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग। VC जनरली हम लोग कहां फाइंड करते हैं? RC सर्किट के केस में। और IL कहां के लिए लिखा हुआ है? फॉर RL सर्किट। ठीक है, ये समझ जाएंगे, अब बताने की नीड नहीं है इसको। तो चलो इसको हटा देता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, जो आप फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, जो टोटल मैग्नीट्यूड आप जो फाइंड करते हैं ना, उसकी बेसिक थ्योरी क्या है, उसका बेसिक फॉर्मूला बनता कैसे है? तो 6th पॉइंट पे बताता हूं मैं आपको। टोटल सोल्यूशन जिससे आपको ना फॉर्मूला याद रखना इजी हो जाएगा। किसी भी चीज का जब टोटल सोल्यूशन आप फाइंड करते हो, फर्क नहीं पड़ता आप वोल्टेज फाइंड कर रहे हो, करंट फाइंड कर रहे हो, दैट इज गिवन एज द सम ऑफ, चलो यही लिख लेते हैं ना, यहां स्पेस कम है बट ठीक है, लिखते हैं। टोटल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग? इज इक्वल टू द सम ऑफ फाइनल वैल्यू माइनस इन ब्रैकेट इनिशियल वैल्यू। अच्छा, फाइनल वैल्यू के साथ माइनस नहीं करिएगा, प्लस करिएगा। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इनटू ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यहां स्पेस कम है तो मैंने नीचे लिख दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गिवन। टोटल सोल्यूशन जब भी आप फाइंड करोगे, इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी ठीक दिख रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका जितना भी फॉर्मूला यहां पे बनता है ना, तो उसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, उसका तरीका यही है
तो फाइनल वैल्यू आप निकाल लोगे, इसीलिए मैंने आपको इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करने बोला, t इक्वल्स टू इन्फिनाइट पे। इनिशियल वैल्यू जो आपने 0 पर कैलकुलेट किया होगा और माइनस फाइनल वैल्यू, इनका डिफरेंस मल्टीप्लाइड विथ e रेज टू द पावर माइनस t जिस इंस्टेंट के लिए पूछा जाएगा। और टाउ क्या चीज है यहाँ पे, टाउ इज योर टाइम कांस्टेंट। ये सब तो हम लोग सब जानते हैं। तो इसी तरीके से हमको फाइंड आउट करना है, टोटल सोल्यूशन ऐसे निकल के आएगा। तो एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल जैसे हम लोग यहां पे आरएल सर्किट के लिए डील करेंगे। फॉर आरएल सर्किट जब आपको करंट निकालने को बोला जाएगा आई ऑफ टी, तो एक्सप्रेशन ऐसे क्या बनना चाहिए इसका, देखिए टोटल सोल्यूशन इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू यानी कि आई एट इंफिनिटी, आई एल एट इंफिनिटी प्लस इनिशियल वैल्यू आई एल जीरो माइनस फाइनल वैल्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। लिख सकते हैं ऐसा, यही एक्सप्रेशन यहां पर आएगा। आपको यही एक्सप्रेशन बनाना है और इसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर की जरूरत पड़ेगी। टाइम कांस्टेंट एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है, उसकी नीड आपको यहां पर पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ये बेसिक इसका तरीका है। सिमिलरली आरसी सर्किट के लिए भी आप बना सकते हो, अगर वीसी कैलकुलेट करने को बोला जाए तो तरीका यही रहेगा। इसीलिए आपको आईएल जीरो, आईएल इंफिनिटी ये सब कैलकुलेट करने को बोला गया इसके अंदर, ठीक है। आरसी के लिए कैसे बनेगा, फॉर आरसी, आरसी के लिए अगर मान लो आपको वी ऑफ सी कैलकुलेट करना है, सॉरी वीसी एट टी कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए आप निकालेंगे वीसी की फाइनल वैल्यू प्लस वी ऑफ सी एट जीरो यानी कि इनिशियल वैल्यू माइनस वी ऑफ सी एट इंफिनिटी यानी कि फाइनल वैल्यू ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। और यहां पे आप बताएंगे कि टाउ की वैल्यू इक्वल टू आरसी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, दिस पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है इतना करने से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे बन रहा है हमारा फॉर्मूला। तो हर केस में आपको मोस्टली सभी केसेस में आपको इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करते जाना होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आपके लिए इजी हो जाएंगे, इतना फंडामेंटल काफी है। एक चीज बता दूं, ये जो भी कुछ मैंने लिखाया है ये सारे के सारे पॉइंट्स डीसी एक्साइटेशन के लिए वैलिड हैं और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए खाली वैलिड है। सेकेंड ऑर्डर सर्किट में चीजें अलग तरीके से चलती है, वहां डिस्क्रिमिनेंट्स देखेंगे, डी इक्वल्स टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां ये सब की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे बस आपको इतना ध्यान देना है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जब भी होगा, आरएल होगा, आरसी होगा, सिर्फ उस कंडीशन में ये सब वैलिड रहेगा। अगर आर एल सी तीनों हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर सर्किट बन जाता है, ठीक है। चलिए तो अब बिना देरी किए आपको क्वेश्चंस पर लेकर के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एकदम बेसिक फंडामेंटल था, यही सब बेसिक चीजें हमको जानना होता है, बाकी क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना लोगे आसानी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं आज के सेशन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द करंट फॉर गिवन सर्किट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एट t इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। ये सर्किट हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है, पूरे सर्किट को चेक कर लिया, एक ही चार्जिंग एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एक ही है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, आरएल सर्किट है, यहाँ पे देख के समझ आ गया। स्विच का क्या पोजीशन है, एक्साइटेशन तो डीसी है, स्विच इनिशियली कनेक्टेड था, पोजीशन 1 पे ही था शुरू में, t इक्वल्स टू 0 पे यानी कि जिस समय इंस्टेंट हो रहा है उस समय ये स्विच पोजीशन 2 से कनेक्ट हुआ, ठीक है, मतलब कि सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सोचिएगा इंडक्टर शुरुआत से कनेक्टेड है सप्लाई सोर्स से, तो इसका मतलब अभी तक तो स्टेडी स्टेट अटेन कर लिया होगा आपके इंडक्टर ने। बिल्कुल सही है, एकदम सही। इंडक्टर की कंडीशन कैसे होती है, इंडक्टर OS इस फंडामेंटल पे काम करता है, यानी कि इंडक्टर, इसको ऐसे देखिएगा, L इज इक्वल्स टू OS, O इज ओपन सर्किट, एस इज शॉर्ट सर्किट। ये एक छोटा सा शॉर्टकट समझ लीजिए इसको। तो इंडक्टर इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है एंड फाइनली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये फंडामेंटल याद रखिएगा। तो इंडक्टर क्या कर रहा था, इनिशियली ओपन सर्किट एंड फाइनली शॉर्ट सर्किट। अभी किसके जैसा वर्क करेगा, शॉर्ट सर्किट के जैसा। हाँ क्यों, क्योंकि बहुत देर से कनेक्टेड था सप्लाई सोर्स से। अच्छा क्या बोला है हमको, इक्वेशन ऑफ करंट फॉर द गिवन सर्किट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड फ्रॉम 1 टू 2, t इक्वल्स टू 0 पर जब स्विच पोजीशन 2 से जुड़ेगा उस समय बताइए कि इंडक्टर से कितनी करंट जा रही है, यही सवाल पूछा है, ठीक। तो शुरुआत करें सॉल्व करने का, चलो देखते हैं। सर्किट को ले चलते हैं हम लोग अपने ऑपरेशन थिएटर पे।
चलिए, अच्छा ये सब पूरा जो नोट्स है ना आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में आप सबको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा जितना भी सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस अच्छे से पहला सोल्यूशन है तो इसको पूरा देखिए, नहीं भी नोट करेंगे तो चल जाएगा, सेकंड वाले से नोट कर लीजिएगा, या बाद में वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से इसको सॉल्व करिएगा। जब मैं बता दूंगा एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगा, बंद करके बिना देखे अपने से सॉल्व करिए, उसमें मजा है, ठीक है भाई। चलो शुरुआत करते हैं। तो सर्किट हमारा ऑलरेडी स्टेडी स्टेट अटेन करेगा, ठीक है। लॉन्ग बिफोर स्विचिंग पहले से स्टेडी स्टेट को अटेन कर रखा था। सो स्टेडी स्टेट is already attained. Steady state is already attained. Therefore, inductor will behave as short circuit. कनेक्टेड था भाई, शॉर्ट सर्किट कंडीशन तक पहुंच गया था, ठीक। करना क्या है, मैंने आपको बोला कि देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि सर्किट ड्रॉ करिएगा एट t इक्वल्स टू 0 प्लस इंसिडेंट होने के जस्ट बाद क्या हुआ, सर्किट ड्रॉ करते हैं भाई, इंसिडेंस होने के जस्ट बाद ये हुआ कि स्विच जो है वो पोजीशन 2 से कनेक्ट हो गया। दिस इज पोजीशन 2, रफली ड्रॉ कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। 0.2 हेनरी और यहां पर 30 ओम, ठीक है, 2 से कनेक्ट कर दिया। तो अभी फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इस जगह पे, इस कंडीशन पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करता तो मुझे क्या करंट दिखाई देती, यहां से मुझे करंट की वैल्यू जाननी है ना, करंट आई एट टी, अप्लाइंग केवीएल। चलो केवीएल लगाते हैं यहां पे। सो अप्लाइंग केवीएल, वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, यहां से जल्दी जल्दी आप चीजों को देखते जाएंगे आराम से, ठीक है। तो अप्लाइंग केवीएल, केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या आएगा यहाँ पे, 30i प्लस एल डी आई बाई डी टी, यानी कि 0.2 डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। कोई सोर्स तो है नहीं यहाँ पे, इक्वल टू 0। अब ध्यान से सोचिएगा, अगर इक्वल टू 0 यानी कि आरएचएस पे अगर 0 हो गया तो क्या कोई पीआई आएगा क्या वहां पे, नहीं आएगा ना। सोल्यूशन में खाली सीएफ दिखाई देगा आपको, पीआई नहीं दिखेगा आपके इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए वही चीज होगा यहाँ पे। सो वी कैन से 30i प्लस 0.2 एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे रूट्स निकालना है, मैं 0.2 से डिवाइड कर दूंगा, 0.2 यानी कि 2/10 दैट इज 300/2 दैट इज इक्वल टू 150। तो मेरे पास बचेगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल, सॉरी डी आई बाई डी टी प्लस 30 की जगह हो जाएगा ये 150i इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये हो गया डी आई बाई डी टी प्लस 150 मल्टीप्लाइड विथ i मेक इट डी बाई डी टी, ठीक है। i को कॉमन निकालिए, दैट मीन्स इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में d प्लस 150 होल i इज इक्वल टू 0। आई कैन से d इज इक्वल टू माइनस 150। रूट की वैल्यू मिल गई मुझको, देखिए d इक्वल टू माइनस 150 आ गया क्या यहाँ पे, ठीक है। pi क्या है, 0। हियर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 0। ओनली cf। तो जरा थ्योरी को भी मैच करते जाइएगा आपके क्वेश्चन के साथ, ठीक है। खाली CFRS का मतलब क्या होगा, CFRS का मतलब सिर्फ डिकेइंग फंक्शन आएगी आपके पास, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन मिलेगा, जो कि सही भी है, थ्योरेटिकली भी यही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए सोर्स रिमूव हो गया ना आपके सर्किट से, सोर्स रिमूव होगा तो क्या होगा, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर किया होगा वो डिलीवर करेगा, और डिलीवर करते करते डीके कर देगा पूरी तरह से, यानी कि जो करंट मिल रही होगी वो डिकेइंग नेचर की मिलेगी, जिसको एक्सपोनेंशियल डीके दिखेगा उसके अंदर, तो उससे वेरीफाई भी हो जाएगा कि आप सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डीके दिखना चाहिए वहां पर, और वो डीके दिखेगा भी क्योंकि आपको सिर्फ ट्रांजिएंट फंक्शन मिलेगा, वहां पे स्टेडी स्टेट फंक्शन मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पे भी, ठीक है भाई। ओनली CF निकलेगा। क्या निकलेगा इसका CF, तो इसका CF निकालते हैं, देयरफॉर वी कैन से, अब टोटल सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI। तो यहाँ पे PI का पार्ट 0 है, कुछ है ही नहीं, तो ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। I का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, I इज गिवन एज कांस्टेंट C
ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यानी कि माइनस 150 माइनस 150 टी। अब यहां से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। ये सब होने से पहले करंट की वैल्यू कितनी थी इंडक्टर के थ्रू, दैट इज इट। इसका इक्वेशन का नाम दे दे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंडिंग इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ही यहां पे सी से डिनोट कर रहे हैं, कई बार बुक्स में के लिखा होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इनिशियल वैल्यू किसकी, यही जो फाइंड कर रहे हो आप, करंट की। कौन सा करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। हम इस पूरे में क्या फाइंड कर रहे हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। तो आप इसको IL भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे अलग से लिखा नहीं है क्योंकि अज्यूम्ड है कि हम वही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप वैसा लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फाइंडिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, सी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सी फाइंड करने के लिए हम चलते हैं इनिशियल कंडीशन पे पहले। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, ठीक है। सो अच्छा, ये फंक्शन जैसा मैंने आपको बोला वो दिख रहा है ना, एक्सपोनेंशियली डिके करता हुआ दिख रहा है। माइनस 150t एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होता चला जा रहा है, एक पॉइंट के बाद ये जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। कब जीरो हो जाएगा, 5t पर, हाँ 5 टाइम कांस्टेंट पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। फाइंडिंग द इनिशियल कंडीशन। फाइंडिंग इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियली क्या सीन था, इनिशियली तो सर्किट जो है वो सप्लाई से कनेक्टेड था, मतलब स्विच जो था वो हमारा पोजीशन 1 पर था, ये था इनिशियल। चलिए देखते हैं। 30 ओम का रजिस्टर और 0.2 हेनरी का इंडक्टर सीरीज में, 30 ओम का रजिस्टर एंड 0.2 हेनरी का इंडक्टर सीरीज में। इसको ड्रॉ मत करिएगा अभी, ये सप्लाई सोर्स से जुड़ा हुआ था। तो मैंने आपको बोला कि अगर ये बहुत देर तक सप्लाई सोर्स से जुड़ा होगा, क्या होगा उस केस में, इंडक्टर ये अपनी स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका होगा। स्टेडी स्टेट अगर अटेन कर लिया होगा तो इसका मतलब फिर तो इसी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बिल्कुल सही, शॉर्ट सर्किट ही होगा ये। इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट ब्रांच, जो कि सही है अपनी जगह पे, ठीक है। सही है ये कंडीशन, देख लीजिए। तो इंडक्टर, मैंने कुछ मिस किया क्या यहां पे, अरे 20 ओम भी तो है ना, ओहो हो सॉरी। ये देखिए 20 ओम का रजिस्टर भी है, ये मिस हो गया क्योंकि पिछली सर्किट में ये था नहीं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, है ना। एक मिनट रुको, यहाँ पे एक 20 ओम का रजिस्टर भी होगा। चलिए अच्छा है, सही समय रहते दिख गया, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता। दिस इज 1 और यहां पर आ गया एक 20 ओम का रजिस्टर। हाँ जी, तो इनिशियल कंडीशन निकाल रहे हैं हम लोग यहां से इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट आई निकाल रहे हैं इन इट्स इनिशियल फॉर्म। तो अब क्या यहां से करंट जा रही है, ठीक है। इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि उसने स्टेडी स्टेट पहले ही अटेन कर लिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो सप्लाई सोर्स से जुड़ा था इनिशियली, बाद में हटा है। तो जब जुड़ा था तो स्टेडी स्टेट अटेन हो गया थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो अब यहां से करंट फाइंड करूंगा तो ईजी है ना, आई इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। आर कितना है, 20 और 30 50 50, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आई इनिशियल की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर्स है। इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट कितनी आई, 2 एम्पियर आई यहां से, ठीक है। तो स्विचिंग करने से पहले इंडक्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही थी, 2 एम्पियर की करंट जा रही थी, यही मेरा कांस्टेंट है। दिस इज सी। पुटिंग इन इक्वेशन 1, यही तो है सी की वैल्यू। इक्वेशन 1 में फाइनली मेरे पास आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन यहां से आएगा, सी दैट इज 2 ई रेज टू द पावर 1 माइनस 150 टी एम्पियर। कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन। यहां पर मुझे करंट का ही एक्सप्रेशन पूछा था फाइनल केस में, यही पूछा था। I0 माइनस I0 प्लस दोनों 2 एम्पियर ही होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। आप लिख सकते हो यहाँ पे I0 माइनस I at 0 माइनस इज इक्वल टू I at 0 प्लस। इजी है, समझ आया। ये कहां से डिफिकल्ट लगा आपको, आसान क्वेश्चन है यार, एकदम बेसिक है, ठीक है। एकदम आसानी से बन जाएगा आप लोगों से। पूरा पैटर्न, पूरा चीज स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने, सारा चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक।
तो फाइनली ये कंडीशन दिखेगी और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो स्विचिंग से पहले ये सिचुएशन थी, स्टेडी स्टेट था, और देखिए थ्योरेटिकली भी सब कुछ मैच कर रहा है। और स्विचिंग के बाद क्या होगा कि इंडक्टर जो है सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो गया, तो डिस्कनेक्ट हो गया तो करंट स्टेडी कैसे होगी? करंट तो अल्टीमेटली उसका स्टेडी स्टेट वैल्यू जीरो ही होना है। तो जीरो कैसे होगा? जब उसका फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। इसका मतलब थ्योरी में समझाइए सर क्या हो रहा है। देखिए हो ये रहा है कि पहले 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी जब वो सोर्स से जुड़ा हुआ था, तो इंडक्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही थी? 2 एम्पियर की। और जैसे ही उसको मैंने स्विच करके 0.2 से कनेक्ट किया, अब क्या हुआ? एक्सपोनेंशियल डीके आने लग गया और फाइनली करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और किस रेट पे डीके हो रहा है? इस रेट पर डीके हो रहा है। यही बता रहा है इस क्वेश्चन के अंत में। ठीक है, तो थ्योरेटिकली भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई अगला सवाल? तो इस प्रॉब्लम का आंसर मिल गया हम लोगों को। टू ई रेशो द पावर -150t एम्पियर्स। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिनका ये आंसर आ रहा है एकदम परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। सो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन आरएल नेटवर्क फाइंड आईटी व्हेन द स्विच इज ओपनड एट t इज टू 0। पिछली बार से अलग है सिचुएशन। पिछली बार स्विच क्लोज हो रहा था, इस बार स्विच ओपन हो रहा है t टू 0 पे। क्या दिक्कत है? और आई ऑफ टी हमको फाइंड करना। आई ऑफ टी मतलब वही करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। आई ऑफ टी दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। तो कर लेंगे फाइंड। चलिए देखते हैं। तरीका सेम है ना, जो प्रोसेस है एज इट इज वैसे ही अप्लाई करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, थोड़ा सर्किट का हालचाल समझ लेते हैं। इनिशियली ये सप्लाई से कनेक्टेड था क्या? बिल्कुल कनेक्टेड था। 50 वोल्ट की सप्लाई से ये कनेक्टेड था हमारा इंडक्टर। ठीक, अभी 2 रजिस्टर आ गए, एक पैरेलल ब्रांच भी क्रिएट हो गई है। चलो बनाएंगे। एट t इक्वल टू 0 जिस समय इंस्टेंस हुआ, स्विच ओपन हो गई। अच्छा, स्विच ओपन होगी तो क्या होगा? सोचो, स्विच ओपन होगी तो पिछले सर्किट जैसा ही सिचुएशन होगा। सप्लाई से डिस्कनेक्ट होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा जिसके अंदर पी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि t0 प्लस का जब आप केवीएल लगा के इक्वेशन सॉल्व करोगे तो वहां पे कोई भी पी नहीं निकल के आएगा, यानी कि इक्वल टू के उस तरफ 0 दिखेगा आपको आरएचएस पे। ठीक, और एक एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन हमको मिलेगा। फिर जब हम लोग कांस्टेंट फाइंड करेंगे उसका, यानी कि c की वैल्यू फाइंड करेंगे इनिशियल कंडीशन का करंट, तो हमको वहां पे करंट फ्लो होती हुई मिलेगी। इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है, और t0 माइनस का सिचुएशन हम लोग, या i0 माइनस का करंट जब हम लोग निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। फाइनली पूरे को मिला के हमारा करंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा। चलो जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं अब इसको। ठीक है, अब इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये सब नहीं लिख रहा हूं कि सर्किट इनिशियली स्टेडी स्टेट अटेंड कर लिया था। अब मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आ रहा हूं। एट t0 प्लस, t0 प्लस पे सर्किट कैसे दिखा? सो दिस इज 20 ohms। यहां पर एक और 20 ओम है और इधर हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर की वैल्यू 2 हेनरी। हमको यही फाइंड करना है, आई ऑफ टी। ठीक है, और स्विच का क्या हुआ? स्विच जो है वो ओपन हो गया। ओपन हो गया तो मैं इसको हटा ही देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं इतना ड्रॉ करने की। इस पे केवीएल अप्लाई करें। ठीक, लिखते हैं अप्लाइंग केवीएल। केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20i प्लस 20i प्लस 2 di बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन बनेगी। 40i प्लस 2 di बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 40i प्लस 2 di बाई डी टी। जहां पर भी ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को नोट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया करके। मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे। ठीक है,
चलिए सॉल्व करता हूं मैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा, अब मैं इसको डी के फॉर्म में इंटीग्रेट करता हूं, मतलब डी के फॉर्म में लेकर के आता हूं, लेकिन उससे पहले 2 से डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा 20 हो जाएगा। दिस विल बिकम डी प्लस 20i इक्वल्स टू 0 एंड वी विल गेट डी इज इक्वल्स टू -20। डी की वैल्यू आ गई। चलो देयरफॉर वी विल गेट आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी ई रेज टू द पावर -20 टी एम्पियर। लेट इट बी माई फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन यहां से, ठीक है क्या? देख लीजिए, कांस्टेंट फॉर इनिशियल कंडीशन ई रेज टू द पावर -20t, रूट जो मुझे मिला यहाँ पे -20 का निकल के आया। ये कैसे हुआ? 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इस पूरे इक्वेशन को, यहाँ पर di/dt के फॉर्म में, इसको d के फॉर्म में चेंज कर लिया मैंने। फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर होता तो d²i/dt² दिखता मुझको, ठीक है। चलो तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हमको। अच्छा, आरएचएस पे 0 चल रहा है इसलिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे पीआई कुछ भी नहीं है। पीआई क्यों नहीं है? पीआई इसलिए नहीं है क्योंकि सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया है। सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया तो स्टेडी स्टेट पे वैल्यू मिलेगी ही नहीं कुछ भी, स्टेडी स्टेट पे 0 ही होना है इसको अल्टीमेटली, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, बस इसमें से हमको कांस्टेंट जानना है सी कि इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट कितनी थी जब ये सर्किट सोर्स से जुड़ा हुआ था, इंडक्टर सोर्स से जुड़ा हुआ था। तो ठीक है, नाउ फाइंडिंग सी, फाइंडिंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। फटाफट से अब लिखेंगे, अब ये सब प्रोसेस आता है हम लोग को, अब ज्यादा समझने की नीड है नहीं, अब बस सॉल्व करना है, चेक करना है कि जो समझे हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। I0- की बात करते हैं। देखिए पहले तो इनिशियल वाली सर्किट हमेशा ड्रॉ कर लीजिएगा कि शुरुआत में सर्किट कैसी थी। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ है क्या? चलो ठीक, ड्रॉ कर लेते हैं। इनिशियल सर्किट में 50 कनेक्टेड था, 20 और यहां पे हो गया, ठीक है। ये थी हमारी इनिशियल सर्किट ऐसे, जब स्विच क्लोज था, ठीक है। इंडक्टर, रजिस्टर, रजिस्टर 50 वोल्ट्स, यहां पे हो गया 50 वोल्ट्स, स्विच हो गया यहां पर क्लोज्ड, ट्वेंटी ओम्स का रजिस्टर, 20 ओम्स का रजिस्टर, और ये जगह क्या होगा? इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। क्यों शॉर्ट सर्किट? क्योंकि इंडक्टर लॉन्ग बिफोर स्विचिंग सप्लाई से ही कनेक्टेड था, और सप्लाई सोर्स से अगर कनेक्टेड था डीसी सोर्स उसको फोर्स कर देगी टू रीच इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो अल्टीमेटली उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू पर वो शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा। चलो ठीक है, I0- हमको कैलकुलेट करना है। सेम करंट, इसमें से उस ब्रांच से फ्लो होने वाली करंट, करंट डिवाइडर रूल हम सबको पता है, ठीक है। पहले देखते हैं कि यहां से टोटल करंट कितनी जा रही है, IT फाइंड कर, जनरल बेसिक इलेक्ट्रिकल लगा देते हैं। तो टोटल करंट फ्लोइंग कितनी है भाई? देखो ये 20 है ना, 20 तो 20 और 20 पैरेलल में सॉल्व किया, 10 बन गया, 10 ओम्स। और I टोटल कितना निकला यहां से? I टोटल इज इक्वल टू 50/10 विच इज 5 एम्पियर। नाउ IL0- विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर। 5 एम्पियर यहां से जा रही है, दोनों ब्रांच में सेम वैल्यू के रजिस्टर है, यहां से 2.5 और यहां से 2.5 एम्पियर, तो हमको इसी ब्रांच से जाने वाली करंट की वैल्यू तो चाहिए, सो दिस शुड बी 2.5 एम्पियर। मिल गया, ठीक है। तो हमको यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई ना, ये कितना कांस्टेंट है। सो वी कैन से IL0- इज इक्वल टू IL0+, दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, देयरफॉर अब इसको लिख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देयरफॉर I ऑफ t इज इक्वल टू 2.5 e रेज टू द पावर -20t एम्पियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन इस पॉइंट पर कंप्लीट, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इजी है ना यार एकदम? बोलिए समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? सर थ्योरेटिकली समझा दो, क्या बोल रहा है आंसर? आंसर ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए स्विचिंग से पहले इनिशियली करंट की वैल्यू थी 2.5 एम्पियर। जैसे ही आपने स्विचिंग किया, यानी कि स्विच को ओपन किया, ये सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गया हमारा इंडक्टर, और ऐसा होने की वजह से जो एनर्जी वो स्टोर करके रखा था
वो एक्सपोनेंशियली डीके होने लग गई एट दिस रेट, जो अल्टीमेटली जो है जीरो को अटेन करने लग गई आफ्टर स्विचिंग। ये पता चल रहा है पूरा इस आंसर के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग सिर्फ ऐसा नहीं करना है रोबोट की तरह, है ना। हम लोग एआई प्रोग्राम थोड़ी ना है, हम लोग चैट जीपीटी नहीं है, ठीक है। हम लोग इंसान है, तो हमको उसके आगे पीछे की सारी चीजें समझनी जरूरी है। फंडामेंटल लेकर के पूरा समझ के बनाएंगे हम लोग, तो हर चीज एकदम सही बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बन जाएगा आपसे। थोड़ा अलग वैरायटी ट्राई करें, अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर जितने बच्चों ने खुद से सॉल्व कर लिया, वेरीफाई कर लीजिए आंसर एकदम, और चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो बच्चे ये पिछला 2 क्वेश्चन समझ चुके हैं, वो वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए इस क्वेश्चन को। जहां अटकेंगे वहां देखिएगा इस वीडियो को। तब तक मैं शुरू करता हूं इसको सॉल्व करना। पहले ये सर्किट लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो धीरे धीरे करके आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में जो डर लगता है ना, ट्रांजिएंट से क्वेश्चन बनाने में, वो सारा डर दूर हो जाएगा। और कल की क्लास में हम लोग एमसीक्यू सॉल्विंग करेंगे एजे एग्जाम्स के लिए, तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी डिटेल सोल्यूशन देख लिए ना, तो चीजें समझ में आने लग गई आपको कि अब कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो मैं पढ़ा नहीं, चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इन द गिवन आरएल नेटवर्क फाइंड द इक्वेशन फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t=0। t=0 पे इस बार स्विच क्लोज हो रही है। अच्छा क्या होगा स्विच क्लोज होने से? स्विच क्लोज होने से ये रजिस्टर एलिमिनेट हो जाएगा और सर्किट में 20 ओम का रजिस्टर और 0.1 हेनरी का इंडक्टर रह जाएगा। इनिशियली हमारा इंडक्टर सोर्स से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल, तो स्टेडी स्टेट तो अटेंड कर ही लिया होगा अभी तक। अच्छा ठीक है, स्विच क्लोज होने के बाद भी ये सोर्स से जुड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार मैं सॉल्व करने से पहले बता रहा हूं कि क्या होगा। स्विच क्लोज करने के बाद भी इंडक्टर सोर्स से ही जुड़ा रहेगा। अगर डीसी सोर्स या डीसी एक्साइटेशन अभी भी उसको मिल रहा है, तो बताइए आपके सॉल्यूशन के बीच में पीआई आएगा या नहीं आएगा? इस बार जब आप केवीएल लगाओगे यहां पे, तो क्या आपको पीआई दिखेगा? क्या डेफिनेटली दिखेगा। इस बार आपका जो टोटल सोल्यूशन बनेगा ना, उसमें CF प्लस PI दोनों चीजें रहेंगी। तो इस बार C या कांस्टेंट या इनिशियल वैल्यू वैसे मत कैलकुलेट करिएगा जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में किया था। इस बार थोड़ा सा तरीका अलग होगा। ठीक, बताता हूं मैं, देखिएगा ऐसे सवाल जब आएंगे तो इसको कैसे डील करना है। तो शुरुआत करें, चलो भाई स्क्रीन पे चलते हैं, सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। इंडक्टर इनिशियली स्टेडी स्टेट पे, हाँ जी, चलो t0 प्लस की बात करें, क्या हो रहा है एट t=0 प्लस। t0 प्लस पे क्या हुआ सर? चलिए जल्दी से सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं, देखिएगा इजीली समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हो जाएगा। स्विच क्या हुआ? क्लोज हो गया। स्विच क्लोज हुआ तो ये रजिस्टर का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां इंडक्टर था, ये रजिस्टर था, ये स्विच बंद हो गया, 20 ओम का रजिस्टर और यहां पे वोल्टेज सोर्स। कितने का? 100 वोल्ट्स का, 100 ही है ना? हाँ ठीक है। और यहां पर है 20 ओम का रजिस्टर। स्विच हो गया क्लोज्ड, और क्लोज हो गया मतलब ये यहां शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो 30 ओम रिडंडेंट हो गया, कोई मतलब नहीं है, इसको बनाओ ना बनाओ कोई फायदा नहीं है। और यहां पर क्या है? इंडक्टर है, कितने का? 0.1 हेनरी का, 0.1 हेनरी। तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला कि देखिएगा आपकी केवीएल इक्वेशन में आरएचएस में इस बार डेटा रहेगा, वैल्यू रहेगी, और वो डेफिनेटली बिल्कुल सही भी होगा। आई ऑफ टी लिख देते हैं, अप्लाइंग केवीएल। हमको अल्टीमेटली एक ही चीज से मतलब है कि करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर कितनी जाएगी। ठीक है, तो t0 प्लस पे इंस्टेंटली क्या हो रहा है? केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहां दिखेगा 20i प्लस 0.1 di बाई dt इज इक्वल टू प्लस 100, यानी उधर जाके माइनस 100, या इज इक्वल टू 100 डायरेक्टली लिखो। लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखिएगा 20i, इन लोगों में पॉजिटिव लिख रहा हूं ना, इसलिए वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो इक्वल टू प्लस 100, डन। ये इक्वेशन बना, राइट हैंड साइड पे डेटा दिख रहा है, इसका मतलब पीआई अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इस बार स्टेडी स्टेट वैल्यू रह जाएगी, पूरा जीरो नहीं होगा हमारा फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डीके इस पोर्शन के लिए दिखेगा, इसके लिए नहीं दिखेगा।
तो सॉल्व करते हैं। 0.1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं पूरे को। 0.1 यानी कि 1/10, 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हो गया 200। 200 i प्लस di/dt और 0.1 यानी 1/10, 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू के उस तरफ, तो 100 बन गया 1000। ठीक है भाई, अब ठीक है, इसको d के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। d प्लस 200i इज इक्वल टू 1000। ध्यान दीजिएगा, इस बार d निकालेंगे -200 आएगा, बट ये 1000 की वैल्यू रहेगी हमारे पास। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है हमको। तो ठीक है, CF एंड PI दोनों अवेलेबल होगा। लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि आपको याद रहे। हियर CF एंड PI बोथ आर अवेलेबल। तो थ्योरेटिकली भी आपको पता है, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही पता था कि ये होने वाला है। ठीक है, सिर्फ सर्किट की सिचुएशन देख के आप जान गए कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो बोलते हैं ना, सर्किट का हाथ पकड़ के आप उसकी दिल की फीलिंग्स जानना, वही कर दिया यहाँ पे। तो CF और PI दोनों होगा, जानते थे पहले से हम लोग, यही हुआ। अब यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई? -200। ठीक है, ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन बना लेते हैं। D कितना आ गया? -200। इसको सॉल्व मत करने लग जाना उधर भेज के, 800 गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। D की वैल्यू रूट्स, इतना डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग सब पढ़े हुए, तो इतना आता है आप लोग को। D की वैल्यू -200, देयरफॉर आई कैन से कि I ऑफ t या IL एट t कैन बी गिवन एज C e raised to the power -200t। ये एक्सप्रेशन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है? सोचिए इसके बारे में जरा सा। ये क्या चीज का, ये कंप्लीट कब होगा? जब आप इस बार अलग से स्पेसिफाई करोगे कि सर ये खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, ये ओनली CF है, अभी तो PI निकालना बचा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज ओनली CF पार्ट। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट है, जो क्या दिखा रहा है? जो ट्रांजिएंट नेचर दिखा रहा है अभी सर्किट का, ट्रांजिएंट वाला पार्ट। ठीक है, चलो अभी तो आगे और सॉल्व करना है मतलब। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर CF। PI कैसे निकालेंगे? चलिए PI भी निकाल लेते हैं। फॉर PI निकालना इजी है। सो I ऑफ PI इज गिवन एज 1/d प्लस 200। ये देखिए, ठीक है, टाउ की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या लिखेंगे? 1/d प्लस 200 मल्टीप्लाइड विथ RHS इंटू 1000। ठीक है, एंड टेकिंग d इज इक्वल टू 0, we will get I of PI as 1000/200, that is equals to 5. So therefore we can say I of t is equals to, देखिए अब ये हमारा PI का एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और हमको पता है कि टोटल करंट जो होगा एक्सप्रेशन में, दैट विल बी द सम ऑफ CF एंड PI। तो दोनों को मिला करके आप लिखिएगा एक साथ, इट विल बी 5 प्लस CF कितना है? C e raised to the power -200t, कांस्टेंट इंटू e raised to the power -200t एम्पियर। ये आंसर है क्या? अभी नहीं, इनिशियल कंडीशन की वैल्यू भी तो फाइंड करना है। मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है आपसे? ये एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि भाई करंट की वैल्यू जो है रहेगी इस बार, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट एट फाइनल स्टेडी स्टेट 5 एम्पियर बचेगा। ठीक है, शुरुआत में इतना है 5 प्लस जो भी कांस्टेंट इंटू e raised to the power -200t है। ये ट्रांजिएंट फंक्शन धीरे धीरे डीके होकर खत्म हो जाएगा और एट द एंड 5 एम्पियर पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यही तो समझ में आ रहा है। T0 प्लस पे फाइनली इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया, 5 एम्पियर की करंट दे दिया हमको यहाँ पे। ठीक है, CF प्लस PI किया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब फाइनली इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, ध्यान दीजिएगा ये वाला पोर्शन थोड़ा ट्रिकी है। नाउ फाइंडिंग initial value for current, इनिशियल वैल्यू यानी कि IL0 माइनस, है ना, यही समझते हैं ना हम लोग। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसके लिए। अब इनिशियली क्या था सीन? सप्लाई सोर्स से तो इंडक्टर पहले से कनेक्टेड था, तो
तो बताइए इंडक्टर और जब स्विच ओपन थी तो इंडक्टर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? 100 वोल्ट, यहां रजिस्टर है 20 ओम्स का, यहां पर एक रजिस्टर था 30 ओम का, लेकिन इसके ऊपर से यहां पे एक स्विच था, बट इनिशियली स्विच ओपन था। ठीक है, तो जरा सोचिए कि सोर्स से कनेक्टेड इंडक्टर किसकी तरह भी है? स्टडी स्टेट तो अटेंड कर ही लिया होगा, और स्टडी स्टेट अगर अटेंड कर लिया होगा तो T0 माइनस पे ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह ही तो बिहेव करेगा ना। और हमको क्या पूछा यहां पे? I0 माइनस, करंट की वैल्यू, करंट निकाल लेते हैं। तो करंट I0 माइनस विल बी इक्वल टू, या इनिशियल करंट बोल लो, विच इज नथिंग बट इसी I0 माइनस को ही आप IT बोल सकते हो। तो क्या समझ में है? ये जो करंट निकल रहा है ना, ये टोटल करंट है, ये फाइनल वैल्यू ऑफ करंट है, जो पिछले पेज में आपने LHS RHS पे लिखा हुआ है, ये वाला, ये वैल्यू निकल के आ रही है, ना कि ये, समझे? ये वैल्यू यहाँ पे आप निकाल के यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद C निकलेगा। अभी आप जो फाइंड कर रहे हैं ना, वो इसकी वैल्यू आ रही है, C की वैल्यू नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जो आंसर आता है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, इसमें नहीं पुट करिएगा, अभी कांस्टेंट नहीं, यानी कि इनिशियल वैल्यू नहीं निकल रही है अभी। ठीक है, तो ये जो करंट आप निकाल रहे हैं टोटल करंट निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने IT लिख दिया यहाँ। दैट इज गिवन एज 100 अपॉन 20 30 50 2 एम्पियर, यानी इनिशियली 2 एम्पियर, इनिशियली नहीं, टोटल करंट 2 एम्पियर। सो अब इसको पुट करेंगे हम लोग इन प्रीवियस इक्वेशन। ये वाला पॉइंट बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं एग्जामिनेशन में, इसके आगे का सोल्यूशन गड़बड़ हो जाता है, तो आपको यहां पे सही रखना है। पिछले इक्वेशन में पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू, यहां पे मैंने 2 पुट किया, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस सी ई रेज टू द पावर माइनस 200t, 5 प्लस सी ई रेज टू द पावर माइनस 200t। अब कौन से टाइम की मैं बात कर रहा हूं? एट t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं। क्या फाइंड करना है? अब इनिशियल वैल्यू निकल के आएगी यहां से, किसकी वैल्यू? अब ये C की वैल्यू निकल के आएगी, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। सो नाउ फॉर इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट पुटिंग t इक्वल्स टू 0। भाई इनिशियल वैल्यू निकालोगे तो t 0 पे ही निकालोगे आप। अब जब t इक्वल्स टू 0 आप यहां पे पुट करोगे तो ये e का एक्सप्रेशन पूरा क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू 0 यहां पुट कर दीजिए, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ e? ये e का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? e रेज टू द पावर माइनस 200 इंटू 0, दैट इज e रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। अच्छा, सो ये बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस c रेज टू द पावर 1। ठीक है, वो आपको समझ आ गया। अब इसको उधर भेज दीजिए, c इज इक्वल्स टू 5 उधर गया, -5 -3, c की वैल्यू क्या आ गई? -3 आई। ठीक है, तो ये -3 को एज इट इज पुट करिएगा आप, इसको चेंज मत करिएगा। नाउ पुटिंग इट इन इक्वेशन, अब जाके फाइनल I ऑफ t निकल के आएगा। सो फाइनली I ऑफ t will be given as pi, that is 5 plus of -3 e raised to the power minus 200t ampere, and this is your answer। ये आपके क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम लोग बुक में कई बार देखते हैं ना, तो आंसर हमारा सोल्यूशन गलत दिखाई देगा आपको, है ना, कि हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने C की जगह पे -3 नहीं, C की जगह पे हम लोग कुछ और ही पुट करके बैठे हैं, है ना, कांस्टेंट की जगह पे 2 पुट कर देंगे कई सारे बच्चे, तो 5 प्लस 2 e रेज़ टू द पावर माइनस 200t दिखेगा, विच इज द रॉन्ग आंसर। तो ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व होगा? इसका मतलब ये करंट की वो ट्रांजिएंट वैल्यू है जो 5t टाइम्स के बाद बचेगी, 5 टाउ के बाद इतनी वैल्यू बचेगी, यानी कि ये वैल्यू जो होगी आपकी डिके होती चली जाएगी। ठीक है, 5 टाउ के बाद ये खत्म ही हो जाएगा पूरा का पूरा ट्रांजिएंट पार्ट, ये बचेगा आपके पास स्टेडी स्टेट। ठीक, स्टेडी स्टेट वैल्यू 5 एम्पियर आपके पास फाइनली बचेगा। ये इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से समझ में आया हमको, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको देख के चलिएगा। ठीक है, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक आध वैरायटी बनाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। चलिए लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला सवाल। थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन है इस बार, 2 सोर्स दिखाई दे रहे हैं। चलो बनाएंगे इसको भी। 2 सोर्स दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। इन द गिवन सर्किट फाइंड आई ऑफ टी व्हेन द स्विच इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 एट टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 पे स्विच पोजीशन 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी ये वाला सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अब दूसरा सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। इंडक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों ही केस में इंडक्टर सोर्स से जुड़ा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं सोल्यूशन में क्या मिलने वाला है हमको। इस सोल्यूशन में पीआई दिखेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा आपको, डेफिनेटली पीआई मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन बोथ द केसेस हमारा इंडक्टर सोर्स से जुड़ा है, स्विचिंग के बाद भी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पीआई तो मिलना है, मतलब राइट हैंड साइड पे हमको वैल्यू दिखेगी, ठीक। एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? एक्सप्रेशन में जो फाइनल करंट निकलेगी उसके अंदर एक पीआई का पोर्शन रहेगा कांस्टेंट, प्लस कोई भी एक हमारा सीएफ का पार्ट जो रहेगा, यानी कि ट्रांजिएंट पार्ट जो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा होगा, वो भी रहेगा। दोनों के सम के फॉर्म में टोटल करंट निकलेगी, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग और यहां से आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे फंडामेंटल्स। तो ये वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क दे दूं कि आपको मैं? जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही वैरायटी का है ये बन जाएगा आप लोगों से। या चलिए शुरू कर दिए तो इसको मैं बना देता हूं। चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। अब जल्दी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बात करेंगे। सबसे पहले T0 प्लस एट T इक्वल्स टू 0 प्लस। T0 प्लस पे क्या हो रहा है भाई? स्विच जो है वो यहां कनेक्ट हो जा रहा है, पॉइंट 2 से। 2 से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 10 वोल्ट का सोर्स हट गया। 20, 2 और पॉइंट 1। सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। अप्लाइंग KVL एट T0 प्लस अप्लाइंग KVL। इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए। ये वाला पोर्शन हट गया आपका, ठीक है, ये पोर्शन गॉन। अब T0 प्लस पे इधर पोजीशन 2 से कनेक्ट हो गया आपका स्विच, ठीक है। अब KVL लगा लेते हैं जरा यहां। सो अप्लाइंग KVL वी विल गेट 20 वोल्ट का सोर्स 2 और ये हो जाएगा 2i प्लस 0.1 di बाई dt इज इक्वल्स टू 20, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहां फिर 0.1 से इसको डिवाइड करना होगा आपको, यानी कि 1/10 दैट इज 20i d प्लस 20i इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। सो d का एक्सप्रेशन आ गया -20। अब ये सब जल्दी जल्दी बन जाएगा आपसे। CF का एक्सप्रेशन निकालते हैं अब यहां से। नाउ CF I of CF is given as C into e raised to the power -20t ampere, and I of PI is equals to 1 upon d plus 20 into 200 है कि 100 है देख लूं मैं एक बार, into 200, यही बचेगा, ठीक है। 1 upon d प्लस 20 इंटू 200, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। सो पुटिंग d इज इक्वल टू 0, आई विल गेट I ऑफ PI निकाल रहे हैं इसका, तो ये हो जाएगा 200/20 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक। तो फाइनल वैल्यू या फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? देयरफॉर वी कैन से I ऑफ t is equals to I of CF plus I of PI. So I of t का एक्सप्रेशन मेरे पास आया। CF कितना था? C e raised to the power -20t प्लस PI कितना आया मेरे पास? 10 एम्पियर आया। अब ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मुझे यहां से C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंडिंग इनिशियल वैल्यू, फाइंडिंग द इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखिए इनिशियल कंडीशन में सर्किट था कैसा हमारा?
इनिशियली सर्किट 10 वोल्ट के सोर्स के साथ जुड़ा हुआ था। रीड्रॉ करता हूं मैं एक बार, ठीक है। रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, यहां से सोर्स लगा देते हैं 10 वोल्ट का, ठीक है। और ये स्विच ऐसे कनेक्टेड था एट पोजीशन 1 T0 माइनस पर, ठीक है। यहां हो गई रजिस्टर और ये हो गया हमारा इंडक्टर। अब आपको ध्यान ये देना है कि इनिशियल कंडीशन पर इंडक्टर अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, शॉर्ट सर्किट होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट होगा। बस रजिस्टर की वैल्यू को ध्यान दे दीजिएगा कितने की है। रजिस्टर 2 ओम का है, यहाँ 20 वोल्ट का सोर्स था, इस तरफ कितना था, 10 वोल्ट का सोर्स था, ठीक है। टू ओम्स, तो इंडक्टर को मैं कर देता हूं क्या, शॉर्ट सर्किट। और मुझे क्या फाइंड करना है यहां से, आई ऑफ टी या I0 माइनस, ठीक। तो आई कैन से, अब यहां पे अगर मैं केवीएल लगा दूं तो क्या एक्सप्रेशन, केवीएल की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो करंट I इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब ये 5 को C की जगह पे जो पुट कर देंगे उनका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा पूरा, ठीक है। हमको ये चीज नहीं करना है, समझ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में। तो 5 क्या है हमारा, टोटल आया यहां से। Therefore we can say कि 5 is equals to 10 plus C e raised to the power minus 20t, ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें से हमको क्या करना है, इनिशियल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो t इक्वल्स टू क्या रखे, 0 रखे। So we will get 5 is equals to 10 plus C e raised to the power 0, या फिर 5 is equals to 10 plus C is equals to 5 minus 10, that is equals to minus 5 एम्पियर। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, therefore we can say I of t final is equals to 10 plus minus of 5 e raised to the power minus 20t amperes. This is my answer. ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, -5 e raised to the power minus 20t plus 10, क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन ये बोल रहा है 10 एम्पियर की करंट एज ए स्टेडी स्टेट एट द एंड बचेगी आपके पास, और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन ये है। तो एक्सपोनेंशियल डिके यानी कि ट्रांजिएंट का पोर्शन ये होगा, लेकिन उसके बाद भी स्टेडी स्टेट में करंट जाती रहेगी। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा इंडक्टर एक सोर्स से जुड़ा हुआ है एट द एंड, सोर्स फ्री नहीं बनाया। जैसे शुरुआत के क्वेश्चन में सोर्स हट गया था लास्ट तक, तो जब सोर्स हट गया तो इंडक्टर अपनी एनर्जी देता रहेगा, कुछ देर के बाद डिके होता हुआ 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ CF दिख रहा था वहां पे। बट यहाँ PI का पोर्शन जो है आपको ये बताएगा कि स्टेडी स्टेट पर भी करंट जाती रहेगी, जस्ट बिकॉज अ सोर्स इज प्रेजेंट। क्योंकि इंडक्टर खुद तो एक्टिव एलिमेंट नहीं है ना, पैसिव है। तो पैसिव है तो उसको कोई सोर्स चाहिए, तभी एनर्जी दिख सकती है वहां पे। ये एक्सप्रेशन उस बात का प्रूफ है कि वहां पे सोर्स लगा हुआ है, ठीक। तो ये हो गए कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। और एक आध क्वेश्चन बनाएं, चलो एक आध क्वेश्चन में वोल्टेज भी देखते हैं यार, एक आध क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें देखते हैं, मुझे लगता है होगा मेरे पास। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। छोटा सा क्वेश्चन है बट ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, पिछले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए सब यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन है, 7 नंबर से लेके 14 मार्क्स के बीच में कहीं किसी भी मार्क्स में पूछेगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले इस सर्किट को लेकर के चलते हैं, देखते हैं ये थोड़ा सा अलग क्यों है, इसमें क्या नया चीज पूछा है जो बाकी के क्वेश्चंस में अभी तक नहीं था। ठीक है, सर्किट कॉपी हो गया। अब देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है फाइंड Vx इन द गिवन सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। t 0 प्लस पे बताइए कि यहाँ Vx की वैल्यू कहाँ कितनी होगी। चलिए देखते हैं Vx कहाँ है। सो दिस इज Vx, यानी 20 ओम रजिस्टर इस बार पैरेलल में जुड़ा हुआ है हमारे इंडक्टर के, और बोलता है कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज बताओ कितना होगा। साइन दिया हुआ है, साइन ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस पे भी नंबर कट जाएगा। तो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, ठीक है। 5 हेनरी यहाँ पे, और कहीं कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा,
इस बार करंट सोर्स है और एक रजिस्टर और लगा हुआ है यहाँ पे। t इक्वल टू 0 पे स्विच खुल रहा है, ये साइन थोड़ा सा गलत बना हुआ है क्या? t इक्वल्स टू 0 पे स्विच खुल रहा है, अच्छा तो इनिशियली स्विच बंद रहा होगा। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, चलो वहां बोर्ड पे सुधार देता हूं मैं। इसका सिंबल ऐसे नहीं बनना चाहिए था, मैं बता रहा हूं। t इक्वल्स टू 0 पे ऐसा सिंबल बन रहा होगा इसका, ठीक है। अभी स्विच क्लोज्ड है, t 0 पे खुल जाएगा। चलिए भाई बढ़िया, सोल्यूशन पे आते हैं। फाइंड क्या करना है? Vx फाइंड करना है। Vx कैसे निकलेगा? जब इसके थ्रू जाने वाली करंट पता चलेगी हमको, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? t0 माइनस पे क्या आ रहा होगा? मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार सर्किट। तो यहां पर तो क्लोज्ड रहा होगा और यहां है रजिस्टर, इंडक्टर, रजिस्टर। सो ये हो गया हमारा 5 हेनरी का इंडक्टर। स्विच यहां पे क्लोज्ड है, 20 ओम्स का रजिस्टर है और ये भी 20 ओम का ही रजिस्टर है, प्लस यहां पे मुझको पूछा है Vx, ठीक है। और करंट सोर्स बनाना भूल गया मैं, ठीक। कितने का ये? 2.5 एम्पियर का है। सभी लोग खुद से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, मैं बता रहा हूं उसका सोल्यूशन बहुत छोटा सा है और सिंपल क्वेश्चन है, ये उतना बड़ा है नहीं जैसा दिख रहा है ये। t0 माइनस की बात करेंगे, इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई सोर्स से कनेक्टेड है लंबे ड्यूरेशन से, तो इंडक्टर क्या होना चाहिए? शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए। कब? t0 माइनस पे। डायरेक्ट वहीं से शुरू करते हैं, इनिशियल कंडीशन पे बात करते हैं। इस बार इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं पहले। एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट कर देते हैं, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट शो करता हूं मैं। अब अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया तो बताइए Vx कितना आएगा? 0। शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहां कोई करंट जानी ही नहीं है, कोई करंट नहीं जाएगी, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। I 0 है, R कुछ भी होगा, क्या फर्क पड़ता है? Vx तो 0 ही होना है यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू आएगी? 0। पक्का श्योर हो आप लोग? करंट थ्रू इंडक्टर पूछा आपको, समझ गए कहां पे क्या डिफरेंस हो रहा है? बहुत सारे बच्चे 0 आंसर कर दिए ना, अब समझिएगा। मैं t0 माइनस पे करंट थ्रू इंडक्टर पूछ रहा हूं आपको, ना कि करंट थ्रू दिस रजिस्टर। अभी मुझे वोल्टेज से मतलब ही नहीं है, वो तो आखिरी में देखूंगा मैं क्या आ रहा है। मेन फंडा तो ये है कि मैं अभी पहले करंट फाइंड करूं, I ऑफ t। तो आंसर 0 कहां से हो जाएगा? सोचो, I ऑफ t पूछा है ना, करंट थ्रू इंडक्टर तो जाएगा ना भाई, सर्किट से जुड़ा हुआ है अभी भी ये, बल्कि पूरी की पूरी 2.5 एम्पियर इसी से जाएगी, इधर कुछ नहीं डिवाइड होगा, सामने शॉर्ट सर्किट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल अगेन, तो ये पूरी की पूरी 2.5 एम्पियर इसी के थ्रू जाएगी। मुझे अभी यहाँ कोई करंट वोल्टेज से मतलब ही नहीं है। हाँ, इसके थ्रू करंट 0 है, इसका वोल्टेज भी 0 है, बट अभी उसकी बात ही नहीं करना मुझे ये जानना है कि इंडक्टर से कितनी करंट जा रही है। इंडक्टर से 2.5 एम्पियर पूरी करंट जा रही है, तो मैं बोलूंगा IL0 माइनस इज 2.5 एम्पियर्स एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। एकदम शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इनिशियल करंट की वैल्यू मिल गई मुझको, IL0 माइनस कितनी है? 2.5 एम्पियर। अच्छा ठीक है, बताइए IL0 प्लस क्या होगा? IL0 प्लस ये कितना होगा? जस्ट आफ्टर स्विचिंग, स्विचिंग के बाद क्या हुआ? ये ओपन हुआ भाई, हमको पता है स्टेडी स्टेट कंडीशन रहती है, स्विचिंग के बाद भी सिचुएशन सेम रहेगी, 2.5 ही एम्पियर जाएगा यहां से, ठीक। क्यों 2.5 एम्पियर जाएगा भाई? स्विचिंग जैसे ही आपने स्विच ओपन किया इंस्टेंटली तो सिचुएशन बदलेगी नहीं, और इंडक्टर किसके जैसे एक्ट करेगा? इंडक्टर विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ करंट सोर्स। पढ़े हुए हैं फंडामेंटल में, स्टार्टिंग की क्लास याद करिए।
प्लस पे भी आपको 2.5 एम्पियर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैं आपको रीजन के साथ बता रहा हूं, विथ रीजन बता रहा हूं। थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच से मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। लंबे अप्रोच से तो मैंने बता दिया आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को जरा सा शॉर्ट अप्रोच से समझ के देखिए। अच्छा, पूरा ही कॉपी हो जाएगा एक साथ, चलो देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है यहां पे, जो जो पार्ट मिस हो गया उसको दोबारा ड्रॉ करेंगे। अब मैंने आपको ये बोला कि T0 माइनस वाली सिचुएशन है, स्विच ओपन हो गया, ठीक है। T0 माइनस की बात थी तो स्विच क्लोज था। T0 प्लस पे क्या होगा, स्विच खुल गया। स्विच खुल गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड की सर्किट क्या होगी, हट गई, यहां से हटा दो, ये स्विच खुल गया। ऐसे इंडक्टर का क्या सीन रहेगा, अब इंडक्टर क्या अभी भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्या, नहीं। आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी कि अब इंडक्टर क्या करेगा, ये सप्लाई देना शुरू करेगा एंड इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ करंट सोर्स इन द सर्किट। कितने की सप्लाई देगा, 2.5 एम्पियर की सप्लाई देने लग जाएगा। अब समझे क्या चीज हो रहा है, 20 ओम प्लस माइनस Vx, यही Vx फाइंड करना था आपको। मैंने क्यों लिखा 2.5 एम्पियर, इसका रीजन समझ में है, ये करंट थ्रू इंडक्टर है। अभी इंडक्टर से जाने वाली करंट हाई है, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, इससे कुछ नहीं जा रहा है, भूल जाओ इसको, ये है ही नहीं। इंडक्टर खुद एज अ करंट सोर्स बिहेव कर रहा है। ये सब आपके कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं, सोल्यूशन तो पिछले पेज में खत्म हो जाता है इसका, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2.5 एम्पियर की करंट ये यहां से दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इस रजिस्टर में यही 2.5 एम्पियर घूम के जाएगी, यहां से इधर से एंटर करेगी तो प्लस, यहां से लीव करेगी तो माइनस, यानी कि डायरेक्शन जो है उल्टा है एज कंपेयर टू जो सवाल में पूछा है। तो मतलब मेरा आंसर जो Vx का आएगा वो नेगेटिव ही आना है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। और 2.5 इंटू 20 कर दीजिए आप जल्दी से, 2.5 इंटू 20 कितना आ गया, 5, 50, बिल्कुल सही, 50 वोल्ट्स। सो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, अब करंट किसके थ्रू बता रहे हो आप, इस रजिस्टर के थ्रू, कितनी करंट, 2.5 एम्पियर करंट। अच्छा, वैल्यू ऑफ Vx एट t0 प्लस, यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि Vx की वैल्यू बताओ t0 प्लस पे, वही बता रहे हैं हम लोग। तो वैल्यू ऑफ Vx एट t0 प्लस इज माइनस 2.5 इंटू 20, फाइनली वी गॉट Vx इज इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट। जैसी पोलैरिटी है उसके हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर, कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन। तो जब भी मुझे वोल्टेज वगैरह से रिलेटेड चीजें पूछे आरएल सर्किट के अंदर, तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन और आसान हो गया अब मेरा, ठीक है। मुझे कोई वो इनिशियल कंडीशन CFPI पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको। ऐसा सवाल पूछेगा, बन जाएगा आपसे, ये क्या निकला, Vx 0 प्लस। सवाल दिखा दूं मैं आपको एक बार, देखिए क्या पूछा आपको, फाइंड Vx इन द गिवन सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। शॉर्ट एंड सिंपल सोल्यूशन आपका यहां से बन के निकलता है। तो हमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम एक्टिव रहना है, इसलिए मैंने बोला कंसेप्ट अगर सीख जाएंगे ना, रटना नहीं है कोई चीज को, रटने बैठेंगे तो कितना रटेंगे, कंसेप्ट एक बार सीख गए उसी से बनना है क्वेश्चन। तो आपको फंडामेंटल पूरा पता है। आपको सवाल में t0 प्लस बोला, करंट पहले फाइंड कर लीजिए यहां से 0 प्लस पे कितनी करंट जा रही है। तो 0 प्लस पे समझ में आया कि इंडक्टर खुद ही करंट दे रहा है। क्यों ऐसा करना पड़ा उसको, इसलिए क्योंकि 0 प्लस पे जो इसकी एक्टिव सोर्स थी वो हट चुकी है, यहां से सोर्स है ही नहीं। तो इंडक्टर कौन से स्टेट में होगा, अभी डिकेइंग करंट के स्टेट में होगा, यानी कि करंट थ्रू द इंडक्टर अभी डिकेइंग स्टेट पे होगी, c रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टाउ का स्टेट चल रहा होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल डीके चल रहा होगा। और इस समय मेरा इंडक्टर जो है वो करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो 0 माइनस और 0 प्लस की सिचुएशन दोनों सेम मिली मुझे, जो 2.5 एम्पियर t0 माइनस पे मिला वही 2.5 एम्पियर इधर पे मिला मुझे t0 प्लस पे, इसीलिए मैंने इनिशियल कंडीशन को पहले फाइंड किया, ठीक है। स्टेडी स्टेट मेंटेन करने के लिए t0 प्लस पे भी इंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ करंट सोर्स बिहेव कर रहा है। एक टेबल मैंने बनवाया था, उस टेबल के अंदर भी ये लिखा हुआ है, रिवाइज करिए कॉपी में, ठीक है। तो समझ गए ना ये वाला पॉइंट कैसे बना है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये सब पोर्शन, बट आप जल्दी से जल्दी बना लेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ, उसी के लायक है, बन जाएगा। चलिए बढ़िया, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे अलग। टाइम कितना ले लिया मैंने अभी तक आपसे, 1 घंटे का समय ले लिया,
अरे बाप रे, 1 घंटे 10 मिनट का समय ले लिया। 10 मिनट और लूंगा, एक बढ़िया क्वेश्चन करवा के जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भले लग रहा है, बट आपको मैं चाह रहा हूं कि जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस करा सकूं वो कराऊं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सवाल ये बोलता है कि इन द गिवन आरएल नेटवर्क फाइंड द करंट आई ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस। ध्यान दीजिएगा, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस, यानी टी आफ्टर 0 प्लस या एट 0 प्लस, दोनों ही सिचुएशन के बारे में बात करना है आपको। ठीक है, तो मतलब यहां पे टी एट 0 माइनस भी फाइंड करना है, टी एट 0 भी फाइंड करना है 0 प्लस, और टी एट इन्फिनिटी भी फाइंड करना होगा आपको। फाइनल वैल्यू जो है वो भी फाइंड करना होगा। ग्रेटर देन 0 प्लस बोला मतलब टी इन्फिनिटी से ही उसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और आपको करंट की पूरी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इस बार टाउ वगैरह जो है वो भी फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक 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 ठीक, चलो डन। मान लो टाउ पूछ लेगा तो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सर्किट के हालचाल देख लें थोड़ा सा। सर्किट का हाथ पकड़ के इसकी तबीयत के बारे में बात करिए कि क्या हो रहा है। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली स्विच ओपन है। अच्छा, स्विच ओपन होने से क्या हो रहा है, ओपन होने के बावजूद इंडक्टर सप्लाई सोर्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन निकालने जाऊंगा तो करंट तो मिलेगी हर हाल में। अच्छा, करंट इस बार कहां से पूछा हुआ है, किस डायरेक्शन से? ध्यान दीजिएगा, करंट IT जो है वो इस डायरेक्शन से जाता हुआ पूछ रहा है, मतलब इस रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी ना, वो पूछा है। कंफ्यूज मत होइएगा, इंडक्टर के थ्रू करंट नहीं पूछा, इस रजिस्टर से कितनी करंट जा रही है उसके बारे में बात कर रहा है। ये सवाल में पहले ही देख लिए। स्विचिंग होने के बाद क्या होगा, स्विचिंग होने के बाद भी इंडक्टर मेरा सप्लाई से जुड़ा ही रहेगा। तो अगर मैं करंट की एक्सप्रेशन निकालूं तो स्टेडी स्टेट पे मेरे पास एक CF भी दिखेगा और PI भी दिखेगा। CF एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन को शो करेगा और PI मुझे एक कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यू दिखाएगा जो एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर के थ्रू वो करंट जाती मिलेगी मुझको। ठीक, इतना चीज तो हम लोग सर्किट को देख के ही बता देते हैं अब, है ना। और थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आप लोग को सर्किट के बारे में। अब देखते हैं इसका सलूशन बना के। चलिए सलूशन देखते हैं अब इसका। सबसे पहले चीज ये समझिएगा, T0 माइनस पे क्या हो रहा है। T0 माइनस पे ये स्विच खुला हुआ था, ये 10 ओम का रजिस्टर जो था वो उसके थ्रू जाने वाली करंट जो थी वो कितनी थी, कुछ भी करंट नहीं थी। कुछ भी करंट थी या नहीं थी? करंट हम लोग इंडक्टर के थ्रू कितनी जा रही है वो तो बता सकते हैं, IT का तो पता नहीं, बट इंडक्टर के थ्रू जाने वाली करंट जरूर पता चल जाएगी। ठीक, एट T0 माइनस इंडक्टर की करंट पे हम लोग फोकस करते हैं। हमको क्वेश्चन में पूछा है इसके थ्रू जाने वाली करंट, लेकिन हम अभी इंडक्टर की करंट पे बात करेंगे। मैं आपको यहाँ एरो बना के भी शो कर देता हूँ। IL0 माइनस निकालने जा रहा हूं मैं अभी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एट T इक्वल्स टू 0 माइनस पे करंट थ्रू इंडक्टर। देखिए सर्किट कैसा बन गया पहले समझ लेते हैं। इसको भी शॉर्ट में सॉल्व करके बताता हूं आपको। अब बड़े बड़े सॉल्यूशंस बहुत हो गए, अब थोड़े छोटे सॉल्यूशंस देखते हैं। ये हो गया हमारा करंट सोर्स, आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जो समझने बैठे हैं वो समझ आना चाहिए अच्छे से। 10 एम्पियर 10 ओम, सॉरी यहां का 10 ओम रजिस्टर, क्योंकि स्विच ओपन हो गया इसलिए अब ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। और ये 2 पॉइंट्स पे हमारा, चलो यहाँ 10 हो गया और इस पॉइंट पे 10 ओम का रजिस्टर। ठीक, 10 ओम, स्विच यहां से खुल गया, 10 ओम, यहां पर एक और 10 ओम का रजिस्टर है और इस जगह पे है 15 मिली हेनरी, 15 मिली हेनरी। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग IL0 माइनस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, स्विच हमारा ओपन है। ठीक है, अब देखते हैं इंडक्टर, क्योंकि लॉन्ग बिफोर स्विचिंग इंडक्टर पहले ही किससे कनेक्टेड था, सप्लाई सोर्स से। तो अभी स्टेडी स्टेट अटेन कर लिया होगा, स्टेडी स्टेट अटेन कर लिया होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो इसको रिमूव करके मैं शॉर्ट कर देता हूं इस पोर्शन को।
शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बता सकते हैं कितनी करंट जाएगी? इससे डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, इसको भी मिटा दीजिए अगर इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो। ये सब मिटा दीजिए, इस लाइन को ही हटाइए पूरे। ये बस आपके समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। अब सर्किट थोड़ा क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, 1.5 एम्पियर की करंट दो पार्ट में एक्चुअल में डिवाइड होगी। ठीक, 0.75 यहाँ और 0.75 यहाँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि IL0 माइनस will be equal to 0.75 एम्पियर बिफोर स्विचिंग। दिस इज IL ना, कंफ्यूज मत होइएगा मेरी राइटिंग से। IC जैसा दिख रहा होगा बट IL लिखा हुआ है। तो कितना आया IL0 माइनस? इट इज 0.75 एम्पियर्स। ठीक, चलिए 0 प्लस की बात करते हैं। एट t इक्वल्स टू 0 प्लस, और ये सर्किट को जरा ले चलते हैं साथ में। देखिएगा ध्यान से, एट t0 प्लस। ठीक, t0 प्लस पे क्या हुआ? 10 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे हो गया, ये स्विच यहाँ कनेक्ट होगा और यहाँ पे आ गया रजिस्टर। पहले सारी चीजें एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिर चीजें आसान हो जाए। दिस इज 10 ओम, स्विच इस बार हमारा कनेक्ट हो गया, ये भी 10 ओम, और यहाँ पे है हमारा इंडक्टर। यहां से जाने वाली करंट हमको फाइंड करना है। देखिएगा ध्यान से, तो T0 प्लस पे यहाँ पे जो स्विच है वो ऑन हो गया, स्विच कनेक्ट हो गया। ठीक है, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा ये बताइए? पिछले क्वेश्चन से हिंट ले सकते हैं आप लोग, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने। क्या इंडक्टर अभी भी शॉर्ट सर्किट रहेगा क्या? सोचिए, क्या इंडक्टर अभी भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्या? भाई इंडक्टर इस बार एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा ना। हमको पहले से पता है, वी नो दैट I0 माइनस शुड बी इक्वल टू I0 प्लस, और जब मैं I लिख रहा हूं तो बेसिकली मैं IL के बारे में बात कर रहा हूं, करंट थ्रू इंडक्टर। IL0 माइनस शुड बी इक्वल टू IL0 प्लस, दैट इज 0.75 एम्पियर। इसका मतलब स्विच कनेक्ट होने के बावजूद ये इंडक्टर मेरा किसके जैसे बिहेव करेगा? 0.75 एम्पियर के एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बात सही है? इंडक्टर एकदम से अपने थ्रू फ्लो होने वाली करंट को चेंज नहीं होने देगा, सडन चेंज नहीं होने देगा, जिसकी वजह से मुझे यहां से फ्लो होने वाली करंट 0.75 एम्पियर की मिलने लग जाएगी। तो मतलब मेरा इंडक्टर किसके जैसे एक्ट कर रहा है? एक करंट सोर्स के जैसे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग I ऑफ t फाइंड कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 प्लस। फाइंडिंग I ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। अब देखिए जरा IT कितना जा रहा होगा यहां से। IT कौन सी करंट है? यहां की करंट है। दिस इज I ऑफ t। मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, I ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। तो I एट 0 प्लस कितना आ गया? ये आ गया 0.75 डिवाइडेड बाय 0.75 जा रहा है इधर से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये भी दो पार्ट में बटेगा, 0.325 ऐसे ही लिखेंगे क्या? 75 है ना, तो 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 दो ऐड होगा इसमें, इट विल बी 375 375 एम्पियर। ठीक है, तो I एट 0 प्लस विल बी हाउ मच? 0.375। ये क्या है? IT है एट t इक्वल्स टू 0 प्लस है। क्या चीज है? दिस इज वैल्यू ऑफ I ऑफ t एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। कैसे ऐसा हुआ? देखिए 1.5 एम्पियर यहां से निकला। ठीक, पहले यहां पे डिवाइड हुआ कितने में? 0.75 में। इधर जो 0.75 आ रहा था वो भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, और ये दो पार्ट में गया, तो 0.375 और 0.375 इस फॉर्म में स्प्लिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रिमेनिंग 0.75 जो है वो पूरा गया, वही मुझको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली भी क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट, इसीलिए 0.375 मैंने इसीलिए डिवाइड बाय 2 लिखा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो करंट 0.75 की जा रही थी, ये दो पार्ट में यहाँ स्प्लिट हुई, जो मुझे ये वैल्यू देके गई। ठीक है, तो ये वैल्यू कब की? I0 प्लस की, IT 0 प्लस। ठीक,
t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, बस लास्ट सिचुएशन। एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एट t इन्फिनिटी पे क्या होगा? सर्किट बस एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, t इन्फिनिटी पे लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग, तो स्विच तो हो गया हमारा ओपन, नहीं स्विच तो हो गया क्लोज्ड, 10 ओम कनेक्टेड है, दिस इज अवर अगेन 10 ओम का रजिस्टर। लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग क्या होगा सोचो, स्विचिंग के बहुत देर के बाद क्या सिचुएशन होगा? इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्या? फाइंड क्या करना है? वही जो क्वेश्चन में पूछा है, आई ऑफ टी, वो फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा IL नहीं फाइंड करना है मुझको इस बार। तो इंडक्टर मेरा अब फाइनली क्या होगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि करंट सोर्स की तरह तो वो बिहेव कर रहा था, अब डीके होते होते क्या होगा? शॉर्ट सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा। ठीक है ना, डन। चलो, एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी, देखिए आई ऑफ टी एट टी इंफिनाइट विल बी गिवन एज 10 10 10, 3 रजिस्टर 10-10 ओम के हैं, ठीक है, 1.5 एम्पियर की करंट जा रही है। तो अगर मैं CDR लगा दूं यहां पे, तो सिंपली मैं यहां पे ये बोल सकता हूं ना कि हर ब्रांच में, या सिंपली मैं ऐसा बोल दूं कि आई ऑफ टी इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 3, बात ही खत्म हो गई। यहां पे 3 5 जा 15, 0.5 एम्पियर, ठीक। तो फिर आई इनफाइनाइट इज 0.5 एम्पियर्स, काम खत्म। तो लॉन्ग आफ्टर स्विचिंग क्या होगा? 0.5 एम्पियर ही करंट जा रही है। टाइम कांस्टेंट भी आप निकाल लो यहां से, टाइम कांस्टेंट टाउ RL सर्किट है, L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है मेरे पास 10 10 और 10 एक दूसरे के साथ पैरेलल, दैट इज 10/3। और L इक्विवेलेंट कितना है? 15 मिली हेनरी डिवाइडेड बाई 10/3। 3 को ऊपर भेज दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, टाउ की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यानी 15 3 5 15 0.5, हाँ ठीक है। तो 15/15 आ तो गया, दैट इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आई? दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट टाउ, ठीक है। तो यही मुझको पूछा था क्वेश्चन में। अब देखिएगा ध्यान से, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, जो बेसिक फंडामेंटल लिखवाया, उसके हिसाब से मैं आपको आई ऑफ टी निकाल के बताता हूं कि कैसे निकलेगा। फाइनल आई ऑफ टी देखो कैसे निकलेगा। फाइनल आई ऑफ टी टोटल इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बोला? इट इज गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया हुआ है, तो मैं वैसे ही पुट करके आपको इस पूरे क्वेश्चन में उसी सीक्वेंस से मैंने सॉल्व किया। इनिशियल वैल्यू 0 माइनस पे, देन उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो पहले मैंने फाइनल वैल्यू फाइंड किया एक्चुअल में, आई ऑफ इनफाइनाइट। देखो इसको फॉर्मूला कैसे बनेगा, आई ऑफ इनफाइनाइट होना चाहिए फाइनल वैल्यू ऑफ करंट प्लस आई एट 0 इनिशियल वैल्यू माइनस आई एट इनफाइनाइट फाइनल वैल्यू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यही होता है ना फॉर्मूला। ऐसे ही सॉल्व कर किया मैंने उसी सीक्वेंस में। अब बस इसमें डेटा पुट करने वाला हूं। देयरफॉर आई कैन से कि आई ऑफ टी इज इक्वल टू, आई इनफाइनाइट कितना आया मेरे पास? 0.5। ध्यान रखिएगा ये सब IT है ना, इंडक्टर का करंट नहीं है। ये IT जो क्वेश्चन में पूछा था वो निकाला है मैंने, 0.5, ठीक है। प्लस इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा इनिशियल वैल्यू किसकी? इनिशियल वैल्यू IT की। IT की इनिशियल क्या होगी? IT की इनिशियल वैल्यू सोचिए, ये देखिए इस सिचुएशन में IT है ही कहां? ओपन होने के बाद कोई करंट नहीं जाएगी, दैट इज 0। तो IT का इनिशियल वैल्यू कितना होगा? 0। लेकिन इंडक्टर के थ्रू तो करंट जा रही थी ना, कितने की? 0.375 के। 0.375 आई इनिशियल माइनस आई इनफाइनाइट 0.5 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ।
टाउ निकाल चुके हैं, 1 मिली सेकेंड, टाउ की वैल्यू ही 1 मिली सेकेंड हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। तो वी कैन गेट आई ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आ जाएगा 0.125 e raised to the power minus t by 1 मिली सेकेंड। ये भी एक तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ये एक अलग ही अप्रोच मैंने बताया आपको, ठीक है, जैसा फॉर्मूले में लिखवाया ना वैसा अप्रोच मैंने आपको बताया। इतना एम्पियर का करंट जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। तो 1 मिली सेकेंड, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको चाहो तो आप माइनस टी बाई टाउ 1 मिली सेकेंड, इसको ऊपर भेजोगे 1/1 मिली सेकेंड, दैट इज ई रेज टू द पावर, इसको हाँ ऐसा लिख लो आप, दैट इज 0.5 प्लस 0.125 ई रेज टू द पावर माइनस 1000 टी एम्पियर। ये भी हो सकता है, 1 मिली सेकेंड है तो इस हिसाब से आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। किसके किसके लिए आंसर आया? फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, 0 माइनस के लिए नहीं, टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर बोथ द कंडीशंस आपको ये सिचुएशन मिलेगी। तो ग्रेटर देन 0 मतलब हम लोग इन्फिनिटी का कंडीशन जो है उसको भी यहाँ पे इंस्क्राइब कर लिया। तो ट्रांजिएंट्स के क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे आपको, और उसको सॉल्व करने के ऐसे बहुत सारे मेथड्स रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लोग सॉल्व करते हैं। आप किसी एक मेथड को फॉलो करिए और उसी पे अपना एक्सपर्टीज बनाइए। ऐसा यूनिवर्सल मेथड जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया हुआ है उसको फॉलो करिए और प्रॉपर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बना के देखिए, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप गेन होने लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो दे देता हूँ एज अ होमवर्क, सो दैट कि आप उनको बना करके प्रैक्टिस करके भी देख सकें, ठीक है। चलिए कुछ एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आपको, ज्यादा नहीं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी गूगल ड्राइव लिंक के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले लगाते हैं वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट्स, 10 ohms का रजिस्टर, एक और रजिस्टर, एक और इंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर है हमारा स्विच, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। ये लेट इट बी पोजीशन नंबर 1 एंड दिस वन इज पोजीशन नंबर 2, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको? सेम वही करंट फाइंड करना है, यहां से भी 20 ओम और ये हो गया 0.5 हेनरी, ठीक है। लिखेंगे फाइंड IL 0 प्लस in the given circuit find IL of t in the given circuit at t is equals to 0 when switch is connected from position 1 to 2,
ठीक, काफ़ी समय मैंने आप लोगों से ले लिया आज, बाप रे, आज तो बहुत ज़्यादा समय ले लिया, 1.5 घंटे का समय ले लिया मैंने आप लोगों से। बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मुझे लगता है कि इतना प्रैक्टिस थोड़ा बनता था, तो डिटेल फॉर्म में मैंने इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करके देखिएगा। जितने लोगों का सॉल्व हो जाएगा कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा, मैं वेरीफाई कर लूंगा, आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा मैं कि हाँ आपने सही सॉल्व किया है, गलत नहीं बनेगा वो भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं बन रहा है, ताकि मैं अगले सेशन में इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता सकूं जैसी क्लास शुरू की। अगले सेशन में पूरा एमसीक्यू करवाने वाला हूं मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग आरसी सर्किट के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। आफ्टर आरसी सर्किट्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे कौन सा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी और काफी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, अच्छा लगा होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर से सब बताइएगा, इंटरेक्ट करते रहिएगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो कल की क्लास यानी कि मंडे की क्लास जो होगी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे, आपके डाउट सॉल्विंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन पर, दैट इज आरसी। तो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।